हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ईवीएस है, जितने भी सामान्य अध्ययन से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट हैं सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और सभी वन लाइनर हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो से आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया किसने? सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया हिंदी यवन शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप द्वारा। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध समिति की अध्यक्षता की थी किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए किसने? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण शासक विम कडफिसस ने। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है कहाँ पर? आगे आप देखेंगे अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद के 3 मंडल में। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? वेनसांग को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, तमिल साहित्य में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है किसे? शिल्पाधिकारम को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणुवाद का संस्थापक माना जाता है किसे? भारत में परमाणुवाद का संस्थापक महर्षि कणाद को माना जाता है। किसे माना जाता है? महर्षि कणाद को माना जाता है। मत्तविलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की थी किसने? मत्तविलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की थी पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने। किसने की थी? पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गंगेय कोंडचोल की उपाधि धारण की किसने? गंगेय कोंडचोल की उपाधि धारण की राजेंद्र चोल ने। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल काल माना जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल काल माना जाता है किसके शासनकाल को? कृष्णदेव राय के शासनकाल को। अगला क्वेश्चन है, दार उल शफा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दार उल शफा एवं दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी किसने? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के दरबार में 2 प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे। हुमायूं के दरबार में 2 प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार कौन थे? तो ये थे अब्दुस्मद और मीर सैयद अली। अगला क्वेश्चन है, मुगल सेना में मनसबदारों और सैनिकों की नियुक्ति और उनके वेतन, प्रशिक्षण एवं अनुशासन की जिम्मेदारी आदि का निर्वाह करता था कौन? उत्तर आपका सही हो जाता है मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन है, पित्रादूरा तकनीकी, पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का जो काम होता था उसे कहा जाता था पित्रादूरा तकनीक। पित्रादूरा तकनीक का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया था किसने किया था, या फिर कहाँ पर किया गया था? ये क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, पित्रादूरा तकनीकी का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया कहाँ पर? एतमादुद्दौला के मकबरे में, जो कि है आगरा में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, फटाफट से देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, पूरा एकदम से क्वेश्चन की तरफ पूरा फोकस्ड होगा हमारा जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है, और फटाफट से क्वेश्चन देख करके खत्म करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन, 1674 में अपने सिंहासन आरोहण के समय हैंदव धर्मोद्धारक, क्षत्रिय, कुलावतंस एवं गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की किसने? शिवाजी ने। ये सारी उपाधियां शिवाजी ने धारण की। आगे देखेंगे अगला है, अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण 1748 ईस्वी के समय जो किया गया, उसके समय मुगल बादशाह कौन थे? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। आगे, वेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य हैदराबाद। आगे देखेंगे, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये उत्तर आपका सही हो जाता है चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र है, जो कि 1854 का है। आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर्मयोगी वंदे मातरम, द लाइफ डिवाइन एवं न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक पत्रिकाओं का संपादन किया किसने? अरविंद घोष ने। कर्मयोगी, वंदे मातरम, द लाइफ डिवाइन एवं न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड
ये पत्रिकाएं हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ये सब क्या हैं, तो ये सब कर्मयोगी, वंदे मातरम, द लाइफ डिवाइन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द लाइफ डिवाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। द लाइफ डिवाइन एवं न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक की पत्रिकाओं का संपादन किया गया है अरविंद घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई? तो राजा की उपाधि दी गई अकबर द्वितीय के द्वारा। किसे? राजा राम मोहन राय को। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था के संस्थापक थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रमथ कुमार मित्रा, बारेंद्र कुमार घोष और जतिन्द्र नाथ बैनर्जी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। कब फेंका था? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, अगला है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन 1928 में किया गया। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन 1928 में किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा विभिन्न भारतीय समुदायों को सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। कब की गई? तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाता है 16 अगस्त 1932 को। तो यहाँ पर हिस्ट्री से कुछ जितने भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। आगे हम लोग देखेंगे कला और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आता है, भर भर के आता है। तो हमारा इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तंजावुर, जो कि तंजौर है, तंजावुर स्थित प्रसिद्ध शैव मंदिर जिसे बृहदेश्वर और दक्षिण मेरू के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? चोल सम्राट राजराज प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? चोल सम्राट राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर स्थित शैव मंदिर जिसे हम बृहदेश्वर और दक्षिण मेरू के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण करवाया गया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगे देखेंगे, वीणा और तंबूरा को जोड़ करके सितार बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? वीणा और तंबूरा को जोड़ करके सितार बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हड़ा जैसे रागों का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कांगड़ा जैसे रागों का आविष्कार किया था। विकल्प यहाँ पर आपका आएगा तानसेन, तो आप 100% उधर सही करेंगे। संगीत रत्नाकर नामक संगीत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? संगीत रत्नाकर नामक संगीत ग्रंथ के रचनाकार हैं सारंगदेव। और आगे देखेंगे, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई कब? 1952 में। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा 6 है। भारत में अनिश्चयवादी प्राचीन दर्शन के प्रणेता कौन है? भारत में अनिश्चयवादी प्राचीन दर्शन के प्रणेता संजय बेल्टपुत्र हैं। यज्ञ व धार्मिक कर्मकांड से संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया किसमें? यज्ञ व धार्मिक कर्मकांड से संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया था यजुर्वेद में। बुद्ध के उपदेशों का सुत्त पिटक के रूप में संकलन हुआ था कहाँ पर? बुद्ध के उपदेशों का सुत्त पिटक के रूप में संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के कुंडल वन विहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी किसने? कश्मीर के कुंडल वन विहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी आचार्य वसुमित्र ने। किसने की थी? आचार्य वसुमित्र ने। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है। अगला क्वेश्चन है, देश के चारों कोनों में 4 मठों पीठों की स्थापना कर हिंदू धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शंकराचार्य को। महबूब ए इलाही की उपाधि प्रदान की गई थी किसे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया को। महबूब ए इलाही की उपाधि शेख निज़ामुद्दीन औलिया को प्रदान की गई थी। अब आगे यहाँ पर देखेंगे, माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत दिया था नागार्जुन ने। अगला क्वेश्चन है, आगरा स्थित ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो ये सही हो जाता है 1983 को। और अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया। कब किया था? इसका उत्तर सही हो जाता है 2005 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, असम में प्रचलित प्रसिद्ध
असम में प्रचलित प्रसिद्ध नृत्य शैली जिसका नाम है सत्रिया या फिर सत्तरिया। असम में प्रचलित प्रसिद्ध नृत्य शैली जिसका नाम है सत्रिया या फिर सत्तरिया के विकास का श्रेय दिया जाता है किसे? संत शंकरदेव को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है गुजरात का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य जिसे नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गुजरात का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य जिसे नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है उसे कहते हैं गरबा। केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जिसे एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एकल महिला, एक ही महिला डांस करती तो इसमें ये मोहिनी अट्टम है। बाघ चित्रकला की गुफा संख्या 4 को कहा जाता है। बाघ चित्रकला की गुफा संख्या 4 को कहा जाता है रंगमहल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है जहांगीर के काल को। किसे माना जाता है? जहांगीर के काल को। किशनगढ़ शैली के अंतर्गत निर्मित बड़ी ठड़ी के चित्र को कहा गया है। किशनगढ़ शैली के अंतर्गत निर्मित बड़ी ठड़ी के चित्र को कहा गया है भारतीय मोनालिसा। क्या कहा गया है? भारतीय मोनालिसा। मधुबनी चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है किसे? मधुबनी चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है किसे? W.G. आर्चर को। किसे कहा जाता है? W.G. आर्चर को। मधुबनी चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है W.G. आर्चर को। आगे देख लेते हैं भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक थे राजा रवि वर्मा। विकल्प आपका राजा रवि वर्मा आएगा तो ये सही होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा भारतीय राज व्यवस्था से रिलेटेड है। भारतीय राज व्यवस्था में पहला क्वेश्चन आता है वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया 44वां संशोधन था। विकल्प में आपका 44वां संशोधन होगा। आगे अगला है भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा ने स्वीकार किया कब? भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा ने स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जिससे कि सभी तक पहुंच सके और सभी तक वीडियो पहुंच जाएगा तो उनका भी टाइम बच जाएगा और उनकी भी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग अगर पसंद कर रहे हो तो ज़रूर करिएगा, नहीं पसंद कर रहे हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिली है। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ये पहले तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा ने स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति कब मिली है? 22 जुलाई 1947 को मिली। कब मिली है? 22 जुलाई 1947 को। और यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 इसका सही जवाब होगा। कब होगा? 29 अगस्त 1947 है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, यहाँ से देखिए, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया अनुच्छेद किस में? तो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश अनुच्छेद 44 में दिया गया। आगे देखेंगे, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 124 है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। कौन सा होगा उत्तर आपका सही? भारत का महान्यायवादी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखेंगे, एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। किसमें? एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये प्रावधान किसमें किया गया? देखिए, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है। लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या होती है। लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22 सदस्य। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को भारित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को भारित किया गया है भारत की संचित निधि पर।
आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, भारत में साधारण चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा, 1989 के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई कब? 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है किसमें? किस अनुसूची में? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 350 ख के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा अपनी क्षमा दान की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना, क्या कहलाता है? प्रविलंबन। आगे बढ़ेंगे। अगला है, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जिसने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिसने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? है तो आसान सा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग भी है और ये जग जाहिर भी है, लेकिन उसी के साथ उतना ही क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अनुच्छेद जो 32 है हमारा भारतीय संविधान का, वो उसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है, तब उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है, उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। राइट। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। कब? 1953 में, 1953 में। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती किसके प्रति? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव किसने दिया था? त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया गया। आगे देखेंगे, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में गतिरोध की स्थिति में आहूत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये है लोकसभा अध्यक्ष। जब साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर इसका भी उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, जब ये साधारण विधेयक या वित्त विधेयक वाला मामला है उसमें भी लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं, और लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति जैसे महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित करने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष जिसके रिप्लाई है बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, सरकारी आयोग 1983 और पुंछी आयोग 2007 संबंधित है किससे? सरकारी आयोग 1983 का और पुंछी आयोग 2007 ये संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आगे देखेंगे हम भूगोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भूगोल से रिलेटेड हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का, इसका जो क्षेत्रफल है भारत का 2.42% है। कितना है? 2.42% है। आगे देखेंगे, भारत की बांग्लादेश के साथ लगी सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की बांग्लादेश के साथ लगी सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी का द्वार कहलाने वाला बनिहाल दर्रा जोड़ता है किसको किससे? कश्मीर घाटी का द्वार कहलाने वाला बनिहाल दर्रा जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से। किससे जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी स्थित है कहाँ पर? अन्नामलाई पर्वत पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अन्नामलाई पर्वत पर। दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी? अनाईमुडी है। पहला क्वेश्चन ये बनता है। फिर उसके बाद कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई पर्वत पर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। और ये कहाँ पर है? ये भारत में है, असम में।
भारत में असम स्टेट में किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1946 में की गई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके प्रथम कारखाना की स्थापना की गई थी 1855 में हुगली नदी के किनारे रिशरा नामक स्थान पर। 1855 में हुगली नदी के किनारे रिशरा नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी, इसके प्रथम कारखाने की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें पेरू के तट पर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है। भारतीय मानसून पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल नीनो कहलाती है। आगे देखेंगे, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? भारत की सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 1984 ईस्वी में हुई थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तारा क्या कहलाता है? पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तारा कहलाता है ध्रुव तारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में समय कितना लगता है? पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 498 सेकंड लगता है, जिसे हम मिनट में कहेंगे 8 मिनट 18 सेकंड कहेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। ग्रह जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं वो कौन कौन से हैं? शुक्र व अरुण हैं। ग्रह जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं वो हैं शुक्र और अरुण है। पृथ्वी की बहन और भोर और सांझ का तारा कहलाने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी की बहन भी इसे कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, तो यह है शुक्र ग्रह। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब दो भ्रंशों के किनारे के भाग यथावत रहें, किनारे के भाग यथावत रहें और बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो निर्माण होता है किसका? हॉर्स्ट पर्वत का। अगला क्वेश्चन है, इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, तो कौन सा है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। आपका उत्तर होगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। आगे बढ़ें। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी की बजाय वृद्धि होने को कहा जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी की बजाय वृद्धि होने को क्या कहा जाता है? तापीय प्रतिलोमन कहा जाता है, या फिर कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं आर्द्रता। और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर बहने वाले उष्ण पवन जिसे इटली में रुधिर या फिर रक्त वर्षा भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिराको। इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, सूर्योदय का देश एवं पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है किसे? सूर्योदय का देश एवं पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है जापान को। अब हम आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सागरी जल में घुले लवणों में सर्वाधिक मात्रा होती है किसकी? सागरी जल में घुले लवणों में सर्वाधिक मात्रा होती है किसकी? सोडियम क्लोराइड की। यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाएगा NaCl की, सोडियम क्लोराइड की। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य ये है केरल। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा कहा जाता है। भारतीय खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा, ये सारे क्वेश्चन जितने आप देख रहे हैं, कुल जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर के एक है। अवृक्क के खनन को कहते हैं। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत की गई। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत की गई 1911 में और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का गठन किया गया। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का गठन किया गया 1974 में। आगे बढ़ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन आता है, अगला सब्जेक्ट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसे आप कह सकते हैं एनवायरमेंट EVS। ठीक है, पर्यावरण प्रकृति की किडनी कहलाता है। प्रकृति की किडनी किसे कहा जाता है? आर्द्रभूमि पारितन को कहा जाता है प्रकृति की किडनी।
अगला क्वेश्चन है, आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ था कब? आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर ईरान में सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में, 1971 में। एकमात्र ऐसा पिरामिड जो हमेशा सीधा ही होता है, इंपॉर्टेंट है, एकमात्र ऐसा पिरामिड जो हमेशा सीधा ही होता है, ऊर्जा का पिरामिड है। ऊर्जा नीचे ज़्यादा ही रहेगी, ऊपर कम होती चली जाएगी। अगला है, किसी पारीतंत्र में ऊर्जा के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण की कुशलता को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पारिस्थितिकी दक्षता। एक पोषण स्तर यहाँ से यहाँ, जो शाकाहारी से लेकर के मांसाहारी, मांसाहारी से उच्च मांसाहारी में, तो ये सबसे एक पोषण स्तर से दूसरे में स्थानांतरण की कुशलता को कहते हैं, जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी दक्षता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टर्म जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैविक अनुक्रम में किसी क्षेत्र में उपस्थित होने वाला प्रथम जीव या समुदाय क्या कहलाता है? ये कहलाता है अग्रज समुदाय। अग्रज समुदाय, देखिए जैसे यहाँ पर कोई मरुस्थल है, मतलब उर्वरक भूमि नहीं, यहाँ से एकदम से ऐसा उर्वरक भूमि बनने में जो भी स्तर इस तरीके से गुजर रहा है वो एक अनुक्रम है। मतलब यहाँ से जो एकदम से उपजाऊ भूमि नहीं है, मरुस्थल है, वहाँ से बागान बनने तक, डेवलपमेंट होने तक जितनी भी चीज़ें, जितने स्टेप जा रहे हैं वो अनुक्रम कहलाते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है वो पूछा जा रहा है ना, प्रथम जीव या समुदाय क्या कहलाता है? अग्रज समुदाय, ठीक है, पायनियर कम्युनिटी कहा जाता है इसे। तो दो या दो से अधिक भिन्न पारीतंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है क्या कहलाता है? जहाँ पर जैव विविधता अधिक होती वो कहलाता है इकोटोन। इकोटोन से रिलेटेड बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि अलग अलग डेफिनेशन होती है, तो उसमें से एक डेफिनेशन ये भी है, तो ध्यान रखिएगा, इकोटोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नॉर्मन मायर्स के द्वारा। कब? 1988 में। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, केवलादेव रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। केवलादेव रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। आगे देखते हैं, वैसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवीय गतिविधियों के कारण निम्नीकृत हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव, जैसे ऐसे प्रदूषक में, जैसे आप समझ सकते हैं कि जो ऐसे प्रदूषक में जैसे कि आप मलमूत्र, सीवेज, कुछ ऐसा जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा तोड़ करके मिला दिए जाते हैं ज़मीन में, तो उन्हें हम कहते हैं जैव निम्नीकृत प्रदूषक, ठीक है। जो नहीं टूटते हैं वो अनिम्नीकृत प्रदूषक होते हैं, जैसे प्लास्टिक। ऑक्सीजन की वह मात्रा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है क्या कहलाती है? बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अधिकारों, जितने भी ये क्वेश्चन आप ईवीएस के देख रहे हैं 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना की गई थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अक्टूबर 2010 में। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण हेतु डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है कहाँ पर? भागलपुर में। अगला है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। उत्तर आपका सही हो जाता है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई की स्थापना की गई थी कब? 2003 में। आगे देखेंगे, मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करने हेतु यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ द्वारा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना कब की गई? 1988 में की गई, 1988 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ कब से? 2005 ईस्वी से। और जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण के लिए प्रोटोकॉल है कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है ये, तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल को पूछा गया है। अब अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस पे कि आपका दिमाग नहीं जाता उतना। तो कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण के लिए प्रोटोकॉल है ये। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरे से निपटने में सहायता के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना हुई कब? 2010 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में।
तो संयुक्त राष्ट्र यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में शामिल नोक्रेक जामंडल आगर स्थित है, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल के साथ सहजीवी संबंध में रहता है जूजैंथले नामक शैवाल। प्रवाल के साथ जो सहजीवी संबंध में रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगला हमारा क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर? घाना पक्षी विहार ये राजस्थान के भरतपुर में है। और आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ 1974 में। अगला हमारा सब्जेक्ट आता है अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और क्लासिकल अर्थशास्त्र का उद्गम स्रोत माना जाता है, किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाएगा। एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और क्लासिकल अर्थशास्त्र का उद्गम स्रोत माना जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। अगला है, वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, वो कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है कौन? विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है UNSDSN, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये जारी करता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। अगला है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता उपरांत अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता उपरांत अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। अगला है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना जिसमें भारी उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें भारी उद्योगों को की स्थापना को प्राथमिकता दी गई थी, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना जिसमें उद्योगों जो भारी उद्योग थे इनकी स्थापना को प्राथमिकता दी गई थी, तो ये है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कि आप लोग थोड़े से कन्फ्यूज्ड भी होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से लेकर के 17 के बीच की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इसका 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे चलेंगे, संगठित मुद्रा बाजार की गतिविधियों को विनियमित करता है। संगठित मुद्रा बाजार की गतिविधियों को विनियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। संगठित मुद्रा बाजार की गतिविधियों को विनियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति की गई थी? केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना की संस्तुति की गई थी हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। उत्तर आपका सही हो जाएगा, हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपनी संपूर्ण जमादेयता का एक निश्चित अनुपात नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है, जो क्या कहलाता है? अनुसूचित बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपनी संपूर्ण जमादेयता का एक निश्चित अनुपात नगद के रूप में रखना अनिवार्य होता है, जो क्या कहलाता है? कहलाता है नगद कोष अनुपात, CRR। आप सभी जानते हैं। अगला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक की भागीदारी का अनुपात कितना होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक की भागीदारी का अनुपात कितना होता है? 50, 15 और 35। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व में और उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले ATM को क्या कहते हैं? गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व में और उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले ATM को क्या कहते हैं? व्हाइट लेबल ATM। क्या कहते हैं? व्हाइट लेबल ATM कहते हैं। आगे देखेंगे, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए 12 जुलाई 1982 को स्थापना की गई थी। किसकी? देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए 22 जुलाई 1982 को स्थापना की गई थी। किसकी? नाबार्ड की, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ऐसे निवेशक जो नव उद्यमियों स्टार्टअप को अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे निवेशक जो नव उद्यमियों को अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराते हैं, उन्हें कहते हैं एंजल
निवेशक। आगे देखेंगे शेयर बाजार की गतिविधियों को नियमित करने वाली संस्था कौन सी है। शेयर बाजार की गतिविधियों को नियमित करने वाली संस्था कौन सी है, तो शेयर बाजार की गतिविधियों को नियमित करने वाली संस्था है सेबी। ठीक है। आगे देखेंगे किसी कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है। किसी कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है निगम कर। अगला है एस तारापुर समिति संबंधित है। समिति से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो कंफर्म पूछा जाता है। तो एस तारापुर समिति संबंधित है किससे, पूंजीगत खाते की परिवर्तनशीलता से। किससे, पूंजीगत खाते की परिवर्तनशीलता से संबंधित है एस तारापुर समिति। लॉरेंज वक्र द्वारा अभिव्यक्त आर्थिक विषमता के गणितीय मान को क्या कहते हैं। लॉरेंज वक्र द्वारा अभिव्यक्त आर्थिक विषमता के गणितीय मान को कहते हैं गिनी गुणांक। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जब किसी काम में जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब किसी काम में जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल हो जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती हो, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जारी करता है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। अगला है किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ की गई कब। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई 1998 ईस्वी में। अगला है छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों के लिए कम लागत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई है मुद्रा योजना। राजकोषीय घाटे का वह भाग जिसकी वित्तीय व्यवस्था आरबीआई के द्वारा की जाती है क्या कहलाती है। राजकोषीय घाटे का वह भाग जिसकी वित्तीय व्यवस्था आरबीआई के द्वारा की जाती क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर सही हो जाता है मौद्रीकृत घाटा। क्या है, मौद्रीकृत घाटा कहा जाता है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को दर्शाने वाले वक्र को कहते हैं। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को दर्शाने वाले वक्र को कहते हैं फिलिप्स वक्र। भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने से संबंधित समिति कौन सी है। भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने से संबंधित समिति है नंदन नीलेकण समिति और रतन पी वाटल समिति। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान से रिलेटेड। सारे सब्जेक्ट, हमने बोला आपसे कि सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, तो अब यहाँ पर चांस आता है सामान्य विज्ञान का। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के मापन की इकाई क्या है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के मापन की इकाई क्या है, ये है एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विद्युत विभवांतर को मापने की इकाई क्या है। विद्युत विभवांतर को मापने की इकाई है वोल्ट। विकल्प में अगर वोल्ट आएगा तो वो सही होगा। अगला है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन सा है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण है माइक्रोफोन। जल की बूंद का गोलाकार होने का कारण क्या है। जल की बूंद का गोलाकार होने का कारण क्या है। जल की बूंद का गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है वो क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है पलायन वेग। आगे देखेंगे। अगला पूछा जा रहा है ऐसी तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वह तापक्रम जहाँ पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है। वह तापक्रम जहाँ पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट का पाठ्यक्रम एक ही होता है वो क्या है, वो है -40 डिग्री। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, तो ये है अनंत तक होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों की हेडलाइटों में उपयोग होता है किसका, किस दर्पण का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों की हेडलाइट में उपयोग होता है अवतल दर्पण का। आगे देखेंगे। परम शून्य ताप कहा जाता है। परम शून्य ताप किसे कहते हैं। परम शून्य ताप किसे कहा जाता है।
परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं उसे हम कहते हैं क्षारक कहते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? सिल्वर आयोडाइड का। AgI किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। मतदान के समय अंगुली पर निशान लगाने के लिए प्रयुक्त स्याही बनी होती है किसकी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कृत्रिम वर्षा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में ये मतदान के समय अंगुली पर निशान लगाने के में प्रयुक्त स्याही बनी होती है सिल्वर नाइट्रेट की, AgNO3 की, सिल्वर नाइट्रेट। अगला है हंसाने वाली गैस जो लाफिंग गैस है, इसे किस नाम से जाना जाता है? हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस को किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से, N2O के नाम से जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला हमारा क्वेश्चन है, फलों को पकाने में उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है? फलों को पकाने में उपयोग होने वाला रसायन है एथिलीन है, कैल्शियम कार्बाइड है, एथिफोन है, आदि है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है संधिपाद या फिर जिसे हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में उनके जो लेग्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो जुड़े, मतलब उनके जॉइंट अलग अलग जो जुड़े होते हैं वही है संधिपाद, जुड़े जो जोड़ होता है, उनके पैरों में जोड़ होता है वही है। अगला है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओवम। टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा है? टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा है? लाइकोपीन है। अगला है मानव शरीर की वह आंतरिक भाग जिसमें पाचन क्रिया नहीं होती है लेकिन इसका कार्य कुछ जल, खनिज व औषधि का अवशोषण करना है। मानव शरीर का वह आंतरिक भाग जिसमें पाचन क्रिया नहीं होती लेकिन इसका कार्य कुछ जल, खनिज व औषधि का अवशोषण करना होता है, यह है बड़ी आंत। आगे देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य करता है कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य करता है मीसोसोम। मानव शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, मानव शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है वो है फुफ्फुस धमनी। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाल रक्त कणिकाओं RBC, रेड ब्लड कैप्सूल्स की कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो ये है प्लीहा को। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की चेतना और तर्क एवं बुद्धि का केंद्र होता है, मनुष्य की चेतना और तर्क एवं बुद्धि का केंद्र होता है क्या? इसे कहते हैं प्रमस्तिष्क या फिर सेरिब्रम। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क या फिर सेरिब्रम कहते हैं। आगे हमारा सब्जेक्ट आ जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड, ये इधर का बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है या फिर टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। तो हाल ही में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों हेतु अनुसंधान के लिए एक खुला मंच प्रारंभ किया गया जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है ATL स्पेस चैलेंज 2021, ATL स्पेस चैलेंज 2021। वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था GSLV Mach 3 व्हीकल द्वारा। वह देश जिसने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया वो कौन सा है? वह देश जिसने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया वो कौन सा है? वो है रूस, जिसको कि आप लोग सुन के एकदम से अभी बड़े हो रहे हैं। पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय उपग्रह था, पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? इनसैट 2A। अगला क्वेश्चन है, इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित मिशन कौन सा है? इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित मिशन, तो ये है अमेजोनिया फर्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंकोस्पार का गठन किया गया 1962 में, क्वेश्चन पूछा गया है। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित
स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट। स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह था भास्कर प्रथम। आगे पूछा जा रहा है, भारत द्वारा चंद्रमा के लिए पहला मिशन चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया। भारत द्वारा चंद्रमा के लिए पहला मिशन चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 को। कब किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसरो का वर्क हॉर्स के नाम से जाना जाता है। इसरो का वर्क हॉर्स के नाम से जाना जाता है PSLV, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन। नासा के न्यू होराइजन्स मिशन का उद्देश्य क्या है? नासा के न्यू होराइजन्स मिशन का उद्देश्य प्लूटो और क्यूपर बेल्ट का अध्ययन करना। किसका है? प्लूटो और क्यूपर बेल्ट का अध्ययन करना। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच 1851 में। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 15 सितंबर 2000 को। भारत में परमाणु अनुसंधान और ऊर्जा विकास कार्यक्रम के प्रणेता कौन थे? भारत में परमाणु अनुसंधान और ऊर्जा विकास कार्यक्रम के प्रणेता डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। कौन था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। आगे देखेंगे, भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण पोखरण प्रथम स्माइलिंग बुद्धा हुआ था कब? भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण पोखरण फर्स्ट ये 18 मई 1974 को। कब था? 18 मई 1974 को। परमाणु आयुध ले जाने और रडार की पकड़ से बचने में सक्षम देश की पहली सब सोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? परमाणु आयुध ले जाने और रडार की पकड़ से बचने में सक्षम देश की पहली सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई में। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता भी रखती है वो है INS अरिहंत। INS अरिहंत है। तेजस लड़ाकू विमान को वायु सैनिक बेड़े में शामिल किया गया था। तेजस लड़ाकू विमान को वायु सैनिक बेड़े में शामिल किया गया था 2016 में। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित मिसाइल कौन सी है? तो ये है पटना। नाम है पटना। इसका फुल फॉर्म है पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, ए से आकाश। अगला है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। उत्तर प्रदेश में अवस्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। क्या है? नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। आगे देखेंगे, 1956 में प्रारंभ देश का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? 1956 में प्रारंभ देश का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर ये है अप्सरा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? एस्ट्रोसैट है। भू-स्थिर कक्षा में उपग्रह को स्थापित किया जाता है। भू-स्थिर कक्षा में उपग्रह को स्थापित किया जाता है कहाँ पर? विषुवत रेखा से ऊपर की कक्षा में। विषुवत रेखा से ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अगला हमारा सब्जेक्ट आ जाता है कंप्यूटर। अगला सब्जेक्ट कंप्यूटर है और कंप्यूटर में दुनिया के प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। दुनिया के प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? दुनिया के प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा लवलेस को। किसे कहा जाता है? लेडी एडा लवलेस को। आगे देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ग्राडफीट लाइब्नीज ने किया था। अगला है, क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी को मापा जाता है। जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं इनमें मेमोरी को क्यूबिट में मापा जाता है। लैपटॉप का विकास 1981 में किया गया। किसने किया? एडम ऑसबर्न ने किया। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना की जाती है किसमें? सुपर कंप्यूटर जो अब आजकल सुपर कंप्यूटर ही बन रहे हैं तो फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में। आगे, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया CDAC के द्वारा और ये कहाँ पर है आपको मैंने बताया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, एकदम से जग जाहिर वाला क्वेश्चन है, सभी को पता है CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहा जाता है? पिक्सल कहते हैं। लेज़र LASER लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया?
थियोडर मेमैन व चार्ल्स टाउन्स ने किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, बैंकों में चेक और ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान और नकल रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैंकों में चेक और ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान एवं नकल रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? MICR कोड का किया जाता है। किसका किया जाता है? MICR कोड का। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है एक्सेस टाइम। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की परास क्या होती है? सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की परास होती है 64 बिट तक 64 बिट तक इसकी परास होती है। और ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे हम कहते हैं कंपाइलर। क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ड ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है वो कहलाता है असेंबलर। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में असेंबलर। उच्च स्तरीय भाषा को लिखित प्रोग्राम, जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम है उसको मशीनी भाषा में परिवर्तित करना कंपाइलर का काम है। वह प्रोग्राम जो रो या कॉलम में अरेंज किए गए डाटा को क्रिएट, मैनिपुलेट और एनालाइज करने में मदद करता है उसे हम कहते हैं स्प्रेडशीट। एक से अधिक प्रोसेसर का साथ साथ एक ही मेमोरी पर परिचालन क्या कहलाता है? एक से अधिक प्रोसेसर का साथ साथ एक ही मेमोरी पर परिचालन क्या कहलाता है? वो कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है। कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है कोडिंग। आगे, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है क्या कहलाती है? वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है वह कहलाती है मशीन भाषा। एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? डाटा रिडेंडेंसी। आगे बढ़ेंगे, अगला है, समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ब्रिजेस का प्रयोग किया जाता है। डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है बिट्स प्रति सेकंड है। फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ता है, फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ता है मॉडेम। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का जनक माना जाता है किसे? टिम वर्नर्स-ली को। किसे माना जाता है? टिम वर्नर्स-ली को। आगे देखेंगे, हमारा अगला सब्जेक्ट आ जाता है खेलकूद। कोई भी पेपर हो, खेलकूद से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। और जब मैंने कहा सारे सब्जेक्ट, तो सारे सब्जेक्ट में इसमें खेलकूद भी आता है। सारे सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक यहाँ पर देखा जा रहा है। IPL में सबसे ज़्यादा बार विजयी होने वाली टीम कौन सी है? IPL में सर्वाधिक बार विजयी होने वाली टीम कौन सी है? मुंबई इंडियंस है, जो कि 5 बार विजयी रह चुकी है। विश्व में क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच खेला गया था कहाँ पर? विश्व में क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। वर्ष 2007 में पहली बार आयोजित ICC T20 वर्ल्ड कप का विजेता देश कौन था? ये था भारत। भारत ने अपना पहला आधिकारिक टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था। भारत ने अपना पहला आधिकारिक टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था 1932 में ब्रिटेन के विरुद्ध। 1932 में ब्रिटेन के विरुद्ध भारत ने अपना पहला आधिकारिक टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था। क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? 10.8 सेंटीमीटर, जिसे हम इंच में 4.25 इंच कहेंगे। अधिकतम इतनी होती है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। विश्व का प्रथम फुटबॉल क्लब है, विश्व का प्रथम फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। अगला है, पहला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हुआ था। पहला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हुआ था 1930 में। अगला है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन BWF का मुख्यालय कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी 1977 में। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1913 में। और भारत ने प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीता 1983 में। और आगे देखेंगे, बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? बास्केटबॉल की शुरुआत हुई अमेरिका में। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 5। और शतरंज की सर्वोच्च संस्था फाइड का मुख्यालय कहाँ पर?
इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। शतरंज की सर्वोच्च संस्था फाइड का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो 9 होती है। वैसे इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? IAAF है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF है। लाइटनिंग किड के उपनाम से जाना जाता है किसे? लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता है विश्वनाथ आनंद को। और भारतीय महिला धावक हिमा दास का उपनाम, भारतीय महिला धावक हिमा दास का प्रसिद्ध उपनाम जो है वो ढिंग एक्सप्रेस है। अब आगे देखेंगे, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा खेल से रिलेटेड, ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक जो 4 वर्ष का अंतराल होता है उसमें होता है। भारतीय 4 वर्षों के अंतराल पर होता है ओलंपिक खेल का आयोजन। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा। ओलंपिक ध्वज के सृजन का श्रेय प्राप्त है बैरन पियरे डी कोबार्टिन को। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी प्रारंभ हुई कब? 1900 के दूसरे ओलंपिक से। अगला है, भारत द्वारा ओलंपिक में प्रथम बार खिलाड़ियों का एक दल भेजा गया कब? 1920 में। इसका सही जवाब होता है। आगे बढ़ेंगे, विविध की तरफ चलेंगे जिसमें कि पूरा मिक्सअप क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा है। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियम वैथ्यू। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। और मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला है अमृता प्रीतम है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश वेनेगल नरसिंह राव। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री S भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की थी। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अनेकजी मेंडर थे। अगला है, दोनों ध्रुवों पर जाने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। दोनों ध्रुवों पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट स्वान। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश है आयरलैंड। बैंक नोट जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश है स्वीडन। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? USA की सुपीरियर झील है। जापान का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? चेरी ब्लॉसम। इजराइल की संसद का नाम नेसेट। पवित्र भूमि के उपनाम से जाना जाता है यरूशलेम को। विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। स्वर्णिम पैगोडा का देश है म्यांमार। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये देखिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है गांधीनगर में। इंपॉर्टेंट है। चैत्य भूमि समाधि स्थल है किसका? डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। और देश बंधु के उपनाम से संबोधित किया जाता है। संबोधित किसे किया जाता है? देश बंधु चित्तरंजन दास को हम देश बंधु के उपनाम से भी जानते हैं। तो भाई यहाँ पर आज की ये क्लास होती है कंप्लीट 1 लाइनर के फॉर्मेट में। सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का हमारा जो सवाल है वो है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। दूसरा है, महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल बनाई गई उसका नाम आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और आज की क्लास का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से क्लास सच में बनाई है। हाँ, तो आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।